जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिबल में। देखिए ये क्लास है सीटेट के लिए, और सीटेट में जो सेकंड पेपर आएगा शाम को साइंस का, उसकी क्लास है। इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने करेंगे? 30। और 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जो ठीक लगे हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 2 सेकंड रुक के उसका आंसर बताऊंगा। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, फिर जो है कमेंट करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। या फिर एक रफ रजिस्टर ले लीजिए, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उनको लिखते जाइए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन वहाँ भी रहेंगे साइंस के। सेकेंड पेपर है ये शाम को जो आएगा, ठीक है। ये सेकेंड पेपर है, शाम को जो पेपर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं कौन से, बताओ। कह रहे हैं कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प, द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। कौन से हैं लॉन्गेस्ट स्नेक बताने हैं संसार में पाए जाने वाले। 4 विकल्प हैं। पहला है वाइपर, दूसरा है एनाकोंडा, तीसरा है बोआ, चौथा है जालीदार अजगर, ठीक है। इन चारों में कौन सा है जो संसार में सबसे लंबे होते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मतलब जालीदार अजगर, ठीक है। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में लोगों द्वारा योगा किया जाता है क्योंकि, विश्व में लोगों द्वारा योगा किया जाता है क्यों किया जाता है? पहला विकल्प है यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा है यह भूख बढ़ाता है, चौथा है यह खुशियाँ लाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया? यहाँ फिल इन द ब्लैक जो है भरना है, ठीक है। पहला है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है एडवर्ड जेनर, चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने चेचक के टीके का आविष्कार किया? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए किसने चेचक के टीके का आविष्कार किया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? एक परीक्षक के रूप में मतलब कि किसका उपयोग जो है यूज्ड एज अ, सॉरी, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव है ना, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। पहला है कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोइट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। परिरक्षक के रूप में पूछ रहे हैं कि परिरक्षक के रूप में किसा किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोइट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब सोडियम बेंजोइट, ठीक है। सोडियम बेंजोइट जो है वो परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यीस्ट जो होता है, यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है किसके? अल्कोहल के, दही के, चीनी के, साधारण नमक के, किसके उत्पादन में किया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब अल्कोहल। इसका राइट आंसर है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो है एटीपी, यहाँ पे मतलब कि आपको बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका संबंध जो है इससे है, तो राइबोसोम का जो संबंध है वो किससे होगा? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पढ़िए और सोचिए इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका रिलेशन है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज़ है, 2 हर्ट्ज़ है, तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? ठीक है, कह रहे हैं कि एक सरल लोलक की आवृत्ति जो है 2 हर्ट्ज़ है, तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? अब देखिए यहाँ पर
ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दोलनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू टी। F क्या है यहाँ पर, F जो है आवृत्ति है, ठीक है, F जो है आवृत्ति है, ठीक है, और T जो है वो है समय, ठीक है, टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर आवृत्ति है 2, ठीक है, और टाइम है 16, मल्टीप्लाई कर दो 32 आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, मतलब कि वायु में अगर आप रखोगे तो वो जल जाएगी, कौन सी धातु है। पहला विकल्प है सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम। देखिए अब यहाँ पर ये तो पता है कि एल्युमिनियम नहीं होती है, ठीक है, एल्युमिनियम नहीं होती है, एल्युमिनियम की चीज़ें घर में होती हैं बिल्कुल नहीं, जस्ता नहीं होती, मैग्नीशियम भी नहीं होती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, सोडियम। सोडियम जो है एक ऐसी धातु है जो वायु में रखने पर जल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज, कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ किया जाता है किसी ऑक्सीकारक के रूप में, या अपचायी कारक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, या किण्वन कारक के रूप में। आपको बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। तीनों विकल्पों को जो है ध्यान से पढ़िए, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब 3, प्रति अम्ल, ठीक है, प्रति अम्ल में एंटी एसिड के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको करके ज़रूर जाइए, ठीक है। और अभी कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, कह रहे हैं कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। 4 विकल्प हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप, पॉप मतलब पट पट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो बताना है कौन सी जलती है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो जब जलती है तो पॉप की ध्वनि करती है। ये क्लास टेंथ की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है साफ साफ। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो क्लास टेंथ की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर हैं उनमें ढूंढिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल का या के उदाहरण है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है, गुरुत्व बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, 1 और 2 दोनों, ठीक है। बताना है आपको कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए कौन सा है असंपर्क बल का उदाहरण। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 मतलब चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल जो है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, कह रहे हैं मधुमेह रोग जो होता है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है थायरॉक्सिन, बी है एड्रेनलिन, सी है इंसुलिन, और चौथा है थाइमोसिन, ठीक है। बताना है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3, इंसुलिन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, कह रहे हैं कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम, या बिटुमेन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है, बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीएनजी, ठीक है। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। रेड डेटा बुक जो है मतलब कि जो आईयूसीएन जो है ना, आईयूसीएन पढ़ा होगा, आईयूसीएन,
उसमें रेड डाटा बुक होता है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है कि किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, संकट संकटापन्न प्रजातियों का, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, दूसरा है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का, और तीसरा है फ्लोरा का, चौथा है फौना का। किसका रखा जाता है, संकटपन का, विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, या पशु वर्ग का। ठीक है, फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, फौना मतलब होता है पशु वर्ग, मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं। तो बताना है किसका रखा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संकटपन प्रजातियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो जूता होता है ना हम लोग का, उसका जो सोल होता है वो असमतल क्यों होता है। बताना है आपको, जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है क्यों असमतल किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब जड़त्व बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, ताकि जैसे हम लोग जूता अगर पहन रखा है तो स्लिप नहीं करेगा। जड़त्व अगर ज़्यादा होगा तो जूता जो होगा ज़्यादा स्लिप नहीं होगा। अगर जड़त्व कम होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्शन कम होगा और स्लिप हो जाएगा, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो असमतल होता है वो क्यों होता है कि जड़त्व बढ़ाना होता है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सारिका ने आसूत जल का एक बोतल में लिया। ठीक है, आसूत जल एक बोतल में लिया, सॉरी, सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आसूत जल, मतलब यहाँ पे जो है डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बताना है चार में से क्या है। ये विद्युत का सुचालक है, ये एक विद्युत रोधी है, तीसरा है ये विद्युत का कमजोर चालक है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब यह विद्युत का कमजोर चालक है। ठीक है, यह विद्युत का कमजोर चालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। अगला है, सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इन चारों के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। किस स्थान को, मतलब कौन सा स्थान है जो चक्रवात आए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरी। ठीक है, क्योंकि इस तरफ चक्रवात ज़्यादा आते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि, क्या कारण है कि जो पृथ्वी है उस पर ऋतुएं बदलती हैं। पहला विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। बी है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इस कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत है। चौथा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसी कक्षा के तल के समानांतर है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों, क्योंकि क्या कारण है आप बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कायदे से चित्र बना करके दिया हुआ है। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें ढूंढिएगा। दूसरा या तीसरा चैप्टर है, मुझे एग्जैक्ट चैप्टर नहीं ध्यान, लेकिन 7th क्लास की एनसीईआरटी में है, तो
आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऋतु में क्यों परिवर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्तंभ हैं यहाँ पर, मतलब कि 2 कॉलम दिए हुए हैं ए और बी, इधर कुछ लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है, तो दोनों को आपको क्या कराना है, ठीक ठीक मैच कराना है। ठीक है, सही क्रम बताना है आपको, यहाँ पे सही क्रम बताना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है कि वृक्ष वितान। वृक्ष वितान, और वृक्ष वितान मतलब क्या होता है कि वृक्ष वितान का मतलब होता है बड़े वृक्षों की शाखाएं। ठीक है, वृक्ष वितान मतलब होता है बड़े वृक्षों की शाखाएं। अब देखिए अपघटन कौन करता है, सूक्ष्म जीव, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपघटन करते हैं। ठीक है, और फिर है ह्यूमस, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। ठीक है ना, ये ऊपर मतलब जो मिट्टी के सरफेस पे होते हैं ह्यूमस। अगला फिर है शाही, एक जंगली जंतु होता है। ठीक है, शाही क्या है, एक जंगली जंतु है, देखा होगा ना इसे कांटे होते हैं। तो इस हिसाब से पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा केवल यहीं पे है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। बताना है इसमें से कि आपको बताना है कि इसमें से विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। चारों में से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह निदानात्मक है। ठीक है, यह निदानात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। कह रहे हैं कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर विज्ञान मेला लगता है, तो उसका आयोजन क्यों किया जाता है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। तीसरा है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो इसमें बताना है आपको कि विद्यालयों में जो है विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। चारों विकल्पों को ठीक से पढ़िए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना वहाँ पे पेपर में, क्योंकि सारे जो विकल्प हैं एकदम सेम से लगते हैं कि सारे ही सही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सबसे सटीक आंसर, मतलब कि जो सबसे सही है, मतलब चारों, कभी कभी क्या होता है चारों ऑप्शन ठीक दिए होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है फिर एक ऑप्शन जो होता है उन 3 से बेटर होता है। ठीक है, तो वही हम आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, आंसर को देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। ठीक है, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग कर दिखाना। तीसरा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट जो नहीं दिए थे बच्चों को, अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो इनमें से बताना है कि आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त किसको समझते हैं चारों में से। ठीक है, चारों में से किसको उपयुक्त समझते हैं। चारों को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि आप किसको सबसे उपयुक्त समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है, क्या अर्थ है इसका। देखिए पहला विकल्प है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाएं। चौथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है NCF 2005 के अनुसार। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार बताना है अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है।
इसका क्या अर्थ है ये बताना है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, मतलब विज्ञान बालक को कार्य करने की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। जब भी नहीं लगा करे थोड़ा सा रुक जाया करिए, क्योंकि वहाँ पे गलत बताना होता है, सही ऑप्शन नहीं बताना होता। यहाँ पर गलत ऑप्शन होता है। खुला मस्तिष्क, बी है अधिक सीखने की उत्सुकता, सी है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, चौथा है कठिन कार्य। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। ठीक है, बताइए कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, कठिन कार्य। ठीक है, हार्ड वर्क ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। ठीक है, कोई लड़का होगा, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी। ठीक है, कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी। चर्चा करेगा या गतिविधि आधारित शिक्षण करेगा, उदाहरण देगा या प्रदर्शन करेगा। ठीक है, क्या पढ़ाना है, घूर्णन गति। तो बताइए क्या करना चाहिए उसको। डिस्कशन करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी चाहिए, गिविंग एग्जाम्पल और डिमॉन्स्ट्रेशन, क्या करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, तीसरा है अध्ययनकर्ता में ईमानदारी अखंडता। ठीक है, ईमानदारी अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, चौथा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित कराने में सहायता करना। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, अध्ययनकर्ता में ईमानदारी अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के मूल्यों में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ बताना है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, बी है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, सी है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास, चौथा है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। अध्ययन के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। फिर से कह रहे हैं नहीं है, गलत बताना है आपको। ठीक है, कौन सा चरण नहीं है। देखिए स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, कौन सा सही, कौन सा नहीं है। ठीक है, बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए कौन सा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवलोकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, देखिए ईमानदारी से आप अगर बताना चाह रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कम से कम अपने रफ रजिस्टर में ईमानदारी से लिखिए, और अगर गलत ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर से प्रैक्टिस करिए, दोबारा वीडियो देखिए, थोड़ा साइंस पढ़िए अगर गलत हो रहे हैं तो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, चौथा है उपयोग। बताइए कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है।
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, समानताओं का चित्रण। ठीक, तो ये थे साइंस के 30 क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान के ये 30 क्वेश्चन थे, और 30 में से आपके कितने सही हुए हैं ये आप कमेंट में लिखिए। और देखिए सीडीपी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस भी पढ़िए, क्योंकि खाली मैथ से या सीडीपी से काम नहीं चलेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइंस पढ़ के ये मत सोचिए कि अगर मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करोगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कि संसार में सबसे लंबा सर्प कौन सा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।